नमस्कार। हम कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो पहले देख सकते हैं वो वीडियोस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाला पे इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और अब हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर नंबर 3 जिसमें किन टॉपिक्स को हम पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, या कहीं हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें हम कवर कर लें कि बहुत बेटर वे में हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे खास बात इस चैप्टर की है, इसमें एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसमें सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन इसके अंदर आने की संभावना है ना। 3 क्वेश्चन, कोई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे एक आधा क्वेश्चन हो भी सकता है, बट नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे और लगभग 5 नंबर का पेपर जो है वो इस चैप्टर से आएगा। अब इस चैप्टर को पूरे को हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और जनरल वे में हम है ना बेसिक कर लें डेली लाइफ का थोड़ा सा, तो उससे रिलेटेड ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है इसके अंदर धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में, 1 सेकेंड में कितना फ्लो होता है, उसी को करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले ही बात आती है इसके अंदर, एक टॉपिक आता है वो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। यहां से क्वेश्चन आते हैं। करंट डेंसिटी की बात करें तो यहां से इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी यूनिट पूछी जाती है, ये 2 बातें यहाँ से पूछ जाती है। इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, धारा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो जे से लिखते हैं इसको, जे इज इक्वल टू है ना, करंट की जो वैल्यू है वो पर यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी जैसे ये मान ली वायर है, ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, इसके पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अनुप्रस्थ काट है इसका, जितना इसमें जा रहा है पूरे में वही जा रहा है। अब ये तो पूरे एरिया में जा रहा है, इसके वायर की जितनी मोटाई है उसकी, उस एरिया में जा रहा है, ठीक है। अब इसके यूनिट एरिया में कितना है, वही क्या है, धारा घनत्व है। तो कंप्लीट एरिया में कितना हुआ, कंप्लीट एरिया में लिखिए तो आई, और यूनिट एरिया में लिखिए तो क्या करें, यूनिट की वैल्यू जब भी सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू डिवाइड कर दो। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अपॉन ए, और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ तो, पहली बात तो यहाँ से पूछ जाती है। दूसरा फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें से। दूसरा जब इसमें आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आते हैं तो आगे इसमें ओम्स लॉ आता है, अपवाह वेग आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। सेकंड बात इसके अंदर आप ध्यान रखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग कहते हैं इसे, अपवाह वेग या अपवहन वेग भी लिख देते हैं, ध्यान रख सकते हैं आप, अपवहन वेग, अपवाह वेग या अपवहन वेग। तो कोई भी कंडक्टर है, चालक है, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बैटरी अप्लाई की जाती है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और बैटरी इधर पॉजिटिव है, तो वो किधर जाएंगे, तो करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो जब हम इस पे बैटरी अप्लाई करते हैं, जब ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कितने भी, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर हमने बैटरी अप्लाई किया, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इस साइड में, तो करंट कैसे मूव करेगा, प्लस टू माइनस, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज गति करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपवहन वेग। तो सिंपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उस वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। वी डी से लिखते हैं, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट, ई टो अपॉन एम इसकी वैल्यू आती है अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो, ठीक है। फिर आते हैं ओम्स लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी आई के समानुपाती होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, आर वहाँ क्या होता है, आर वहाँ प्रतिरोध होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 3 ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, देखो
ये 10th में आती है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आ जाते हैं, ग्राफिकल टाइप, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है लेकिन उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, रेजिस्टेंस की निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या दे देंगे, आपको इस तरह ग्राफ बना के दे दिया और ऐसे ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे ये डॉटेड लाइन लगा देते, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता। बात तो वही है, थोड़ा सा तरीका बदल दिया। इधर मान लो आई दे दिया या वी दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, इधर वी दे दिया, यहाँ लिख दिया 0.1 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, इधर लिख दिया 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये लिख दिया, या 1 2 3 लिख दो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 लिख दिया। अब आपको पूछ लिया कि इसमें इस दिए गए चित्र में प्रतिरोध का मान क्या, तो ऐसी वैल्यू पूछ ली। अब हम सोचे भाई क्वेश्चन में क्या लिखा नहीं गया, जबकि ऐसे क्वेश्चन में तो और भी बढ़िया है। देखो कितनी बार दे रखी है, वी आई की वैल्यू एक बार यहाँ दे रखी है, एक बार यहाँ दे रखी है, एक बार यहाँ। आपको देखना है इस वी के सिमिलर कौन सा आई है, इस वी के सिमिलर कौन सा आई है, इस वी के सिमिलर कौन सा आई है, ये तो देखना है, देख लेंगे हम। दिखाई दे रहा है, जब वी की वैल्यू 1 वोल्ट है, जब वी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट है, तो आई की वैल्यू कितनी है 0.1 एम्पियर है। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन आई, तो क्या रख दें, वी की वैल्यू 1 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएगा 10 हो गया, कितना 10 ओम। अब कोई किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, इसे सोल्व कर लिया तो भी क्या बात है, तो भी वही बात है, 0.2, 2 अपॉन 0.2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू वो की वही 10 ओम, 3 अपॉन 0.3 तो भी 10 ओम। यानी रिजल्ट में कभी कोई चेंज नहीं होगा, आप किसी भी वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक बात आती है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। यहाँ से ये बात पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, एंड रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए। यहाँ से जो क्वेश्चन है इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि भाई ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अगर इसको एक साथ लिखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और यहाँ कॉन्स्टेंट जो लेते हैं वो लेते हैं आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, रो क्या है, व्हाट इज रो, रो इज द रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कांस्टेंट होती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि वो जो वायर है, वो जो कंडक्टर है, वो किस मेटल का बना हुआ है, क्या मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ है। यानी रो की वैल्यू हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको कैलकुलेशन के लिए लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू ए, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड में आ जाएगा आर ए अपॉन एल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इधर आ गया तो रो जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रो इज अ कांस्टेंट, इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मटेरियल है। ये कब चेंज होगा, अगर आपको कह दिया जाए एक वायर कॉपर की है, तांबे की एक तार है, उसको चांदी की तार से, है ना, सिल्वर से वो कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, देन रो विल बी चेंज। अदरवाइज अगर आपको ये कहा जाए कि एक वायर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसको 20 सेंटीमीटर कर दें, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तार वही है, केवल उसकी लंबाई बढ़ी है। तो वो किस पे डिपेंड क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पे। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक दो तरह से पूछे जाते हैं। आपको अनुपात के रूप में पूछ लिया क्वेश्चन, तो यहाँ पर रो कांस्टेंट है, रो एक ही बात पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी आर जो है वो लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कहा जाए, क्वेश्चन ये कहा जाए कि अगर किसी तार के लिए P का मान 4 ओम तथा Q का मान 2 ओम मीटर है, 2 ओम मीटर है। अब इस तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तो P और Q के मान क्या होंगे। अगर क्या कर दिया जाए, लंबाई को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 12 कर दिया जाए, देन P एंड Q की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहली बात तो हम यहाँ ये समझना पड़ेगा कि P और Q है क्या। हमें तो यहाँ तो लिखा ही नहीं है, P लिखा है, यहाँ नहीं लिखा कि P का मतलब क्या है, बट
ये जो यूनिट होती है ये बता देगी कि पी का मतलब क्या है। ओम किसके लिए होता है? ओम किसके लिए होता है? रेजिस्टेंस के लिए। इसका मतलब पी इज द रेजिस्टेंस हियर। एंड ओम मीटर क्या है? ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट है। प्रतिरोधकता कहाँ से आई? यहाँ से आई। ए इधर आएगा, एल इधर आएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हुआ? आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? रो की यूनिट क्या है? ओम, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? ओम मीटर आ गई इसकी यूनिट। तो यहाँ से ओम मीटर क्या बता देगा? ओम मीटर बता देगा Q इज अ रो। Q किसको लिखा है? रो को ही Q लिख दिया गया है यहाँ क्वेश्चन के अंदर। नाउ बताना क्या है? P एंड Q की वैल्यू बतानी है। कैसे बता सकते हैं? सिंपल कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या कहता है कि लेंथ डबल है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ डबल तो ये भी डबल। इसका मतलब सिंपल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 ओम। Q की वैल्यू, अब यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया कि वायर का मटेरियल चेंज किया गया, कि उस वायर को अलग किसी मेटल की वायर से रिप्लेस किया गया। यहाँ तो क्या कहा गया? लेंथ में चेंज किया कहा गया, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया मटेरियल में। इसका मतलब लंबाई से, अनुप्रस्थ काट से यानी मोटाई से, इन चीज़ों से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब Q विल बी सेम। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जो हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बात की थी वो कॉमन है यहाँ पर भी। क्या कॉमन है? कि अगर आपको कुछ चेंज कहा गया तो वो अप्लाई कर लो। क्या लंबाई को 3 गुना कर दिया, इसको आधा कर दिया, अनुप्रस्थ काट को, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एल को 3L कर दिया, इसको A/2 कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर ये पूछा जा सकता है, वो जरूर आप ध्यान रखें कि आपको ये कह दें कि एक कोई मेटल है, 2 वायर है, ये कह दिया 2 वायर है, एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, एक की रेजिस्टिविटी ρ2 है। दोनों ही एक ही धातु के बने हुए हैं। दोनों क्या है? दोनों के लिए धातु क्या है? सेम है। क्वेश्चन ये, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि दोनों के लिए धातु क्या है? सेम है, 2 तार है, दोनों के लिए रेजिस्टिविटी, एक के लिए प्रतिरोधकता ρ1 है, एक के लिए ρ2 है। अब क्या कहा गया है कि एक की जो लंबाई है वो तो अब कर दी गई है 2 सेंटीमीटर, और दूसरे की लंबाई जो कर दी गई है 4 सेंटीमीटर। पहले दोनों की लंबाई सेम है, अब एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर ले ली, दूसरे की 4 सेंटीमीटर ले ली। अब पूछा है कि अनुपात बताओ किसका? किसका? ρ1 अपॉन ρ2 का क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो पहले इसकी रेजिस्टिविटी मान लो x है, इसकी भी x है, दोनों की सेम है। बाद में इसकी लेंथ कितना? 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एक बात हमें कंसेप्ट यहाँ पर, ये ऐसे क्वेश्चन देखो सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ से क्या पता है हमें कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती है इसका मतलब कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी रेजिस्टिविटी जो है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है, दोनों की सेम रहेगी। तो ρ1 अपॉन ρ2 क्या आएगा? x अपॉन x, या जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका अनुपात क्या आएगा? 1 आएगा। ये इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट है, जिसके अंदर हम ओम्स लॉ से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, है ना, धारा घनत्व से रिलेटेड। एक चीज और इसके अंदर पूछ ली जाती है, ओमीय और अनओमीय युक्तियां क्या होती है और उनका ग्राफ कैसे बनता है और उनका उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओमिक डिवाइस। ये नहीं पूछा जाएगा कि ओमिक डिवाइसेस की परिभाषा लिखो, ओमीय युक्तियां क्या की परिभाषा लिखो। पता ही है ओमीय युक्तियां मतलब ओम के नियम का पालन करती है, अनोमीय मतलब जो नहीं करती है ओम के नियम का। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इनके लिए ग्राफ बनाओ, किसमें? वोल्टेज और करंट में। एक बात। दूसरी क्या पूछी जाती है? दूसरी पूछी जाती है कि इनके एग्जाम्पल बताओ। आप एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं इनके, ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस का PDF है वो इसके YouTube के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन पार्ट आता है साथ में, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो पहले 2 वीडियोस थे
है ना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सीरीज से चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इनको पूरा कर लें 5 7 10 दिन के अंदर। 20 से पहले 20 तारीख को एग्ज़ाम रहेगा, तो उससे पहले तो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। आई होप ऐसा होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे किससे, ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो इनके लिए 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओमीय युक्तियाँ और अनोमीय युक्तियाँ। एक तो इनका ग्राफ, ओम के नियम का पालन करेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वी आई ले लो किधर भी, और इधर क्या बनेगा, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनका ग्राफ इस तरह से आता है, वी और आई में स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेटल्स, जितने भी धातु हैं वो सारे ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरी बात, इसका जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखो, डायोड और ये एंड ट्रांजिस्टर भी इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 14 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से हैं, हम भी बात करेंगे जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। तो ये भी इनमें ओम्स लॉ का फॉलो नहीं होता है, प्रैक्टिकल्स में भी आती है, हम लैब में करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक चीज़, ठीक है। उसके अलावा कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, है ना, चालक की, तो कंडक्टर्स पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टर्स पे और सेमीकंडक्टर्स पे, यानी चालकों पर और अर्धचालकों पर किसका, ताप का प्रभाव। तो ये जो अर्धचालक है इसके लिए चैप्टर नंबर 14 के अंदर डिटेल से है, वहाँ पर हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ चालकों के बारे में पूछ लेते हैं, तो सिंपल है, देखो इसको हम समझ सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, समझ लेते हैं हम इसको क्या है ये चालकों पर ताप का प्रभाव और अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर में कम होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब इनमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या करें, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। हीट इज अ एनर्जी, ऊष्मा एक ऊर्जा है, अकॉर्डिंग टू 11th क्लास हम पढ़ते हैं इन चीज़ों में, 10th में आती है चीज़ें, है ना। तो ऊर्जा मिलेगी, तो इनको वो ऊर्जा किस फॉर्मेट में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। तो इनकी गति बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो इम्पैक्ट पहले हो रहा था, जो टक्करें पहले हो रही थी, जो करंट में अवरोध पहले आ रहा था, अब क्या होगा, टक्करें बढ़ गई तो अवरोध बढ़ गया। और प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या, अवरोध है, बैरियर है, इन फ्लो ऑफ करंट। तो इसका बैरियर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या होता है, चालकों में प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोधकता और चालकता अपोजिट होती है। चालकता को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। यूनिट पूछ लेते हैं सिग्मा की, तो क्या होगी इसकी यूनिट, 1/ओम मीटर लिख दो, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात है क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता पर। एक ध्यान रख लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान रख लिया हमने, क्या हो गया, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, चालकता उल्टा होता है इसका, चालकता कम हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन मोस्टली इसके अंदर होते हैं। तो जब इनको हीट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। या सिंपल ये ध्यान रख सकते हो कि भाई चालकों और चालकों में अपोजिट होता है मामला। यहाँ पर टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट बढ़ेगा तो टक्करें बढ़ेगी तो अवरोध बढ़ेगा, उसको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, वो बढ़ेगी तो चालकता, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कम होती है और इधर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके आते हैं सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इतने कर लें, इतना बस केवल इतना भी कर लेते हैं हम, तो भी इनमें से क्वेश्चन हमें काफ़ी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका, वो है सेल।
सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है सेल से रिलेटेड, ध्यान रखना। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, सेल क्या है, 2-3 डेफिनेशन उसके अंदर आती है। एक आती है ईएमएफ, डेफिनेशन के मामले में ध्यान रखिए तो आप ईएमएफ ध्यान रख सकते हैं। एक दूसरा टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव वो फोर्स, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इस पे आते पहले, कोई भी सेल है जब इसका यूज नहीं किया गया है तो इसका वोल्टेज मैक्सिमम है, वो ईएमएफ होता है। यानी किसी सेल का उपयोग नहीं किया जाता है या खुले परिपथ में, एक वर्ड आता है पेपर के अंदर, खुले परिपथ में, इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है उसमें की नहीं लगाया तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट है। उसका मतलब सेल यूज नहीं हो रहा है तो उसका जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। जब किसी सेल को यूज नहीं किया गया है उस समय उस सेल का विद्युत वाहक वोल्टेज जो है वो विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, जब किसी सेल को यूज कर लिया जाता है तो यूज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है हर टाइम। किसी समय पर जब उसका मेजरमेंट हम करते हैं उस समय पर जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसको ई से लिख देते हैं, इसको वी से लिख देते हैं। सिंपल वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये आप ध्यान रखें, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसे निकलेगा, आई आर से निकलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी सेल होता है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक बैटरी का खुद का, एक सर्किट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या कर रखा है, हमने एक बैटरी है, इन्वर्टर की हो सकती है, लाइट हो सकती है, और उस पर हमने एक पंखा चला रखा है। तो पंखा एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है क्योंकि इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, हीट क्रिएट हो रही है, पंखा गर्म हो जाता है, नॉइस आती है, और ये सारा जो है वो क्या होता है, हीट जो है इसमें कंजप्शन इसका होता है। तो आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का, उसको बोलते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस। सर्किट का रेजिस्टेंस का मतलब है जो अप्लायंस हम चला रहे हैं उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है। पंखा है तो पंखे का रेजिस्टेंस, ट्यूबलाइट है, टीवी है टीवी, कूलर फ्रिज जो भी है उनका रेजिस्टेंस है वो। क्लियर। स्मॉल आर को हम यूज करते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, किसका, बैटरी का। तो कोई भी जो बैटरी या सेल होती है उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, बैरियर आता है तो रेजिस्टेंस होता है। उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। तो तीनों की तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक बात तो ये। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्या न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है, अब यहाँ से अगर रिलेशन निकाले करंट की वैल्यू तो E अपॉन क्या होगा, R प्लस R। अगर कोई बैटरी लगाई गई है किसी सर्किट में तो उस सर्किट में खुद का रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, कोई अप्लायंस है, बैटरी का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में लगते हैं तो क्या हो गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये एक इसका वाइड फॉर्मूला, इसे किसी भी फॉर्मूले को डेराइव किया जा सकता है। अगर आपको इसमें से कोई शॉर्ट टाइप डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं 2-3 लाइनों के, एक डेरिवेशन की हम बात करेंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप जरूर कर लेना। ये प्रूफ करवा लिया जाता है, हम करके देख लेंगे कैसे होता है। I इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर के प्लस कैपिटल आर, इससे सारी वैल्यू सोल्व हो जाती है। अगर कुछ भी याद नहीं है, ये एक इक्वेशन ध्यान रखो कैसे आई है, सिंपल है, किससे आई है, ओम्स लॉ से आई है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बैटरी की, E होगी, और यहाँ रेजिस्टेंस एक नहीं है, यहाँ कितने हैं, 2 रेजिस्टेंस है, एक बैटरी का है और एक सर्किट का है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी सोल्व करना है वो सोल्व कर लो। क्या सोल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो V तो इसमें आ ही नहीं रहा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर आएगा तो V आ जाएगा, आई आर इधर मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा, हो गया सोल्व। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आई आर क्या होता है, V, तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। V की वैल्यू निकालनी है तो आई आर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस आई आर।
अगर आपको पूछा जाए रिलेशन, एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि खुले परिपथ में वी और ई में क्या संबंध होगा। जनरली अगर कहा जाए रिलेशन बिटवीन वी एंड ई और वी में रिलेशन क्या होगा, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस, ये वी और ई में रिलेशन ही है, हमें वी में कन्वर्ट करना रहेगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन अगर कहा जाए खुले परिपथ में, खुले परिपथ में मतलब करंट जा ही नहीं रहा, करंट जा नहीं रहा तो आई की वैल्यू 0, तो वी इज इक्वल टू ई। तो खुले परिपथ में अगर बात करें तो खुले परिपथ में क्या लिख सकते हैं, खुले परिपथ में आई इज इक्वल टू 0, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है वही क्या होगा, ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही होगा, दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। यहाँ से अब आपको स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, स्मॉल आर भी सोल्व किया जा सकता है, आंतरिक प्रतिरोध भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो ये डेफिनेशन करना आ सकता है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखना। सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई 12 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है और उसका जो रेजिस्टेंस है, यानी आपको ई की वैल्यू दे दी कितनी, 12 वोल्ट है, उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये दे दिया, उसका 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है और उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये आई की वैल्यू दे दी, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू पूछ ली क्या कि इसके टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू बताओ, टर्मिनल विभवांतर बताओ, या इसके लिए आर की वैल्यू बताओ, कैपिटल आर की वैल्यू पूछ ली और आई की वैल्यू पूछ ली, तो कैसे भी निकाल लो। वी की वैल्यू पूछी है तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई दे रखा, आई दे रखा, आर दे रखा है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है 12 माइनस आई की वैल्यू 0.5 इंटू 2 कितना है 1, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 वोल्ट। इसका मतलब V की टर्मिनल विभवांतर इसके लिए कितना होगा 11 वोल्ट। और दूसरी बात क्या पूछ रखी है, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है 11, I की वैल्यू कितनी है 0.5, पॉइंट हटाएंगे 110 में 5 का भाग देंगे कितना 22 ओम, तो वैल्यू कितनी आ गई 22 ओम। इस तरह की क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको आर की वैल्यू पूछ ली जाए, स्मॉल आर नहीं दिया तो वो पूछ ले जाए, इक्वेशन एक ही यूज होगी। ये तो है इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एक पार्ट इसका और है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पूछ लेते हैं, सेकेंड लॉ पूछ लेते हैं, और किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, जंक्शन लॉ या संधि का नियम भी पूछ लेते हैं, संधि का नियम। तो वो सारी बातें एक ही है, फर्स्ट लॉ भी वही है, किरचॉफ का प्रथम नियम भी उसे कहते हैं, किरचॉफ का संधि नियम भी उसे, जंक्शन लॉ भी उसे कहते हैं, और उससे न्यूमेरिकल भी सिंपल पूछा जाता है। क्या होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी पॉइंट पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, जितना आएगा वही तो वापिस जाएगा। ये जंक्शन लॉ है कि अगर यहाँ पर इस तरह से दे दिया जाए, ये करंट आ रहा है और ये निकल रहा है, ये आने वाला है, तो इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। अगर आपको ये दे दिया ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, सॉरी एम्पियर में करंट 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, यहाँ लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया 4 एम्पियर। अब आपको पूछ लिया आई की वैल्यू बताओ, तो बता सकते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + आई, आई इज इक्वल टू क्या आ गया 5 - 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आ जाएगा वैल्यू। और किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इनको डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का नियम, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसको संधि नियम कहते हैं, संधि नियम। ये पूछ लेते हैं संधि नियम क्या है, संधि नियम तो क्या होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये हुआ ना I1 + I2 इज इक्वल टू I2 + I3 + I4, इसको इधर ले आओ, सबका टोटल क्या आएगा, सबका टोटल 0, यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सिग्मा का मतलब क्या हो टोटल, जो एक डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, अपोजिट में उनको माइनस कर दो, टोटल वैल्यू 0। तो ये इतने जो हमने 8-10 क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चंस को केवल हम कर लेते हैं तो भी हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इतना इस 30 मिनट्स को भी हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो भी काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब आता है इसमें से थोड़ा सा डेराइव करने वाला क्वेश्चन, जैसे 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो उसमें छोटे डेरिवेशन, छोटे डेरिवेशन का मतलब कोई बहुत ज़्यादा पूरा पेज भरना, ऐसे बड़े कैलकुलेशन नहीं आती है, जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर से आता है या 4th चैप्टर से आएगा,
वैसे नहीं है, लेकिन सिंपल सा डेरिवेशन पूछ लेते हैं जो 2-4-5 लाइनों में सिंपल सा सोल्व हो जाता है 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसके लिए मैंने आपको बताया। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा क्या है, ई क्या है, जे क्या है। अब अपने को ये प्रूफ करना है, तो हमें कहाँ से प्रूफ करें, इसके लिए हम क्या लेके चल लेते हैं, आर की वैल्यू लेके चल लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ जाते हैं, इसलिए पूछ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर सारी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, उन सब के बारे में पता है, तब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ई का पता हो, जे का पता हो, सिग्मा का पता हो, इनके फॉर्मूलाज पता हो। जैसे जे इज इक्वल टू हमने सबसे पहले बात की थी कि आई अपॉन ए जो होता है वो जे होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सिग्मा जो होता है वो 1 अपॉन रो होता है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल, कि 1/रो जो है वो सिग्मा के इक्वल होता है। ई जो है वो विद्युत क्षेत्र होता है। ई और वी में, क्योंकि यहाँ आर आ रहा है, वी की फॉर्मेट आ सकती है, तो ई और वी में रिलेशन हमें पता हो, वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। इसके अंदर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर तो है, इसका मतलब ई इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर इंटू आर, और इसकी जगह क्या रख दे, इसकी जगह रख दे वी, तो क्या हो गया वी अपॉन आर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू आर। आर का मतलब डिस्टेंस है, आर के मतलब यहाँ लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू एल, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ जो बातें हमें पता है वो अप्लाई कर दो, इसलिए ऐसी कैलकुलेशन पूछ लेते हैं। हमें ये वैल्यू लानी है, ये हमें एक एक करके, रो तो इधर आ जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा क्या, सिग्मा, ठीक है। और आर एल अपॉन ए इनको हटा के क्या करना है, आई अपॉन ए आएगा तो क्या आएगा, जी आएगा। इसलिए हम आर को कन्वर्ट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया। आई इधर चला जाएगा, एल इधर चला जाएगा, तो वी अपॉन एल क्या हो गया, आ गया ई, इस तरह से। तो ये आ जाएगा वी अपॉन एल, एल इधर आ गया, आई इधर चला गया, रो इंटू आई अपॉन, ये क्या हो गया, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए जे, ठीक है। वी अपॉन एल क्या हो गया, ई, तो आ गया ई रो इंटू जे, रो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो ई इज इक्वल टू जे, और 1 अपॉन रो किसके इक्वल है, सिग्मा, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू जे, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक और आप इसमें ध्यान रख सकते हो, सेल का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन, वो जरूर आप ध्यान रख लें, उसको आप करके देख लेना। सेलों को श्रेणीक्रम समांतर क्रम का जो कैलकुलेशन है वो, तो अब इनको कवर करके भी हम इजी वे में क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चैप्टर 3 की हमने बात की है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने 8-10 क्वेश्चन की बात की है, 10 एक क्वेश्चन किए हैं, ये 8-10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिलने की संभावना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज़ में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। इसको फिजिक्स बाय अनिल सक्राल जो फेसबुक पेज है उस पर भी इसका लिंक डाल दिया जाता है, और यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस जो है इनको एक पेपर पे लिख के, और मैं उसकी पीडीएफ बना के भी कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, नहीं कर पाऊँ तो भी आप इसको देख के और समझ सकते हो। बाकी तैयारी करते रहो, सिंपल खुद पे जो फोकस है वो करके पढ़ते रहो। जितनी मेहनत, जितनी एफिशिएंसी हमारे अंदर है उस एफिशिएंसी का ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए। बाकी हर बार है ना, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्क्स जो है वो सब कुछ नहीं है, लाइफ बहुत बेटर है, और मेहनत करो आगे चल के और बेटर करो, जैसे रिजल्ट्स आते हैं है ना वैसे एक्सेप्ट करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, बेस्ट होगा, सब बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।